हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और मैंने आपको उसके बेसिक समझाए थे। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज क्या होता है, एम फेज क्या होता है एंड इंटरफेज के लिए हमने एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा था। सो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि सेल को डिवाइड क्यों होना है, सेल कब डिवाइड होता है, सेल की डिवीजन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। उसे बेटा डिवाइड होने के लिए दो चीज़ें करनी है, एक तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना है और पूरे सेल को भी डिवाइड होना है। लेकिन इसके लिए उसे कई सारी तैयारी करनी पड़ती है और उस प्रिपरेटरी फेज को हम इंटरफेज कहते हैं, जो कि एक्चुअली सेल साइकिल के 95% टाइम को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ह्यूमन का सेल है और एक ह्यूमन का सेल अगर एक दिन में यानी 24 घंटे में डिवाइड होता है, सो 95% यानी 23 अराउंड घंटे चाहिए उसको इंटरफेज के वक्त, और 1 घंटे में उसका न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो चलिए बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो हमने क्या देखा था, लेट्स सपोज एक सेल को पूरा डिवाइड होना है, ठीक है। सो ये ही इतना सा पार्ट है जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड कर रहा है, एक्चुअल में सेल डिवाइड करता है और इसको बेटा हम कहते हैं द एम फेज, ठीक है, और द डिवाइडिंग फेज। ये दो भागों में बटा है, एक जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस और एक जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। सो नाउ डिवाइड करने से पहले बहुत सारी तैयारी सेल को करनी है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज द इंटरफेज, ठीक है बच्चे लोगों। अब इंटरफेज में हमने देखा था कि फर्दर 3 चीजें होती हैं। पहली चीज जो कि सबसे बड़ा है, जिसे हम G1 फेज कहते हैं। इस फेज में सेल बहुत सारी तैयारी करता है। सेल को बेटा अगर डिवाइड होना है तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना है और न्यूक्लियस का कंटेंट भी तो डबल होगा, ऑर्गेनेलीज बहुत सारी चीजें डबल होंगी। सो नाउ डीएनए को डबल होना पड़ता है। जो जो चीजें डीएनए के डबल होने के लिए चाहिए, वो सारे प्रोटीन्स, वो सारे एंजाइम जो डीएनए को डबल करेगा, वो एटीपी जो एनर्जी है जो बनेगी, वो सारी G1 फेज में बनती है। देन बेटा हमने पढ़ा था कि आपके पास आता है द एस फेज, और एस फेज में एक्चुअली सेल डिवाइड होता है, दिस इज द सिंथेसिस फेज। एंड फाइनली आता है द G2 फेज। G2 फेज में कुछ और प्रोटीन्स बनते हैं। आगे डीएनए को कैसे भाग में बांटेंगे, 2 सेल में कैसे ब्रेक करेंगे, तो डीएनए तो क्रोमैटिन की तरह पड़ा है। डीएनए जब बेटा एस फेज में है तो मान लो पहले ऐसा था, फिर एस फेज में वो डबल हो गया तो ये वो खूब सारा हो गया। तो यहाँ पे अगर हमने 2C लिखा है तो यहाँ पे बेटा ये 4C हो गया, इट हैज़ बीन डबल्ड। लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, सिर्फ डीएनए डबल हुआ है। अगर मैं इसी को क्रोमोसोम की फॉर्म में बनाऊं तो हम जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारा अभी क्रोमोसोम ऐसे होंगे, लेकिन रेप्लिकेशन के वक्त ये इस तरीके से है। तो इनका सेंट्रोमियर तो एक ही है ना बेटा, सेल चैप्टर में पढ़ चुके हो जो कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रोमियर तो एक है, तो ये भी 2 क्रोमोसोम है, ये भी 2 क्रोमोसोम है। एस फेज में ये ऐसे है, लेकिन अब ये ऐसे क्यों हुए, जाना तो ऐसा है। तो ये बेटा क्रोमैटिड अलग होते हैं और इनको अलग करते हैं फाइबर्स, जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन सारे आपके G2 फेज में बनती है। जब ये सारी तैयारियां हो गई, अब आपका स्टार्ट हो जाता है द कैरियोकाइनेसिस। तो यहां से यहां तक को हम कहते हैं द कैरियोकाइनेसिस, यानी यहां पे बेटा एक्चुअली आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सो इसके हमने कितने पढ़े थे, एक बेटा सबसे पहला विच इज द प्रोफेज,
ये बेटा आज हम पढ़ेंगे। फिर आपका आता है मेटाफेज, फिर बेटा आता है दी एनाफेज, और फिर आता है फाइनली द टीलोफेज। तो ये जो प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज है, यहां पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। जब फाइनली एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए तो अब साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा, तो देन होती है साइटोकाइनेसिस। और यहां पे अब आपका जो एक सेल से शुरुआत हुई थी, ये पूरा घूम करके यहां पे 2 सेल बन गए। ठीक है, इंटरफेज हमने पढ़ लिया। आज हम मेन चीज पढ़ेंगे विच इज कैरियोकाइनेसिस। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी माइटोसिस। बट एक चीज यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी चीज जो बेटा आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वो क्या है, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। बेटा एक होते हैं चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट से क्या मतलब है? देखिए इतनी सारी चीजें हो गई, इतने प्रोटीन बने हैं, इतना एटीपी बना है, डीएनए डबल हुआ है, ना जाने क्या क्या हुआ है। तो सेल को तो बहुत सोच समझ के करनी होंगी सारी की चीजें। आगे बढ़ने से पहले उसे ये देखना होगा क्या पीछे का काम सही चल रहा है, और इसी को कहते हैं चेक पॉइंट्स। सेल डिवीजन में बीच बीच में चेक पॉइंट्स आते हैं, जहां पे सेल उस टाइम पे चेक करता है कि क्या सारी पहले की चीजें सही से हो रही हैं, और अगर हो रही है तो प्रोसेस आगे बढ़ता है, नहीं तो वहीं रुक जाएगा। तो वी हैव 3 चेक पॉइंट्स। 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। वो क्या क्या चेक पॉइंट्स है, चलिए बेटा उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा चेक पॉइंट है दैट इज G1S चेक पॉइंट, यानी कि द एंड ऑफ G1 फेज। यहां पे इधर हमारा पहला चेक पॉइंट है। G1 फेज में सारी चीजें सही होंगी तभी बेटा S फेज में आगे बढ़ेगा। तो यहां पे S से पहले जीवन के बाद में एक चेक होती है, चेकिंग होती है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और यहां पे क्या क्या चेक होगा? वही तो चेक होगा जो जीवन में होता है कि क्या एटीपी बना, कि क्या सारे प्रोटीन्स बने, डीएनए की रेप्लिकेशन हम कर तो रहे हैं, क्या हमारा डीएनए सही है। अगर डीएनए ही गड़बड़ है तो बेटा वो सेल डिवाइड नहीं करेगा। सेल के डीएनए में गड़बड़ है, मान लो कोई वायरस आया, उसने हमारे डीएनए को काट करके अपना डीएनए उसमें घुसा दिया, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऐसा सेल डिवाइड नहीं होएगा। ऐसा सेल, ऐसा खराब डीएनए, ऐसा जो डीएनए हमारा बेकार हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, उस डीएनए के बहुत सारे सेल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि जो चीज डीएनए में होगी बॉडी में तो वही बनेगा, और वो तो नहीं करना हमें। तो व्हाट हैपेंड इन द G1S फेज? सो देखिए बेटा, सिंपल सी कहानी है। इफ एबनॉर्मल डीएनए, अगर डीएनए एबनॉर्मल है, देयर इज नो नीड ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसे डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। या मैं यहां पे चेक कर सकती हूं एटीपी सिंथेसिस। अगर एटीपी सिंथेसिस ठीक से नहीं हुई है तो भाई दोबारा बनेगी एटीपी, फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा। या बेटा जो भी मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए फॉर रेप्लिकेशन, सो क्या मेरे सारे रॉ मटेरियल्स फॉर रेप्लिकेशन तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा। ये मेरा पहला चेक पॉइंट हुआ। ठीक है, नाउ अब ठीक है, यहाँ पे सब बढ़िया है। अब इसके बाद सेल एस फेज में आ जाएगा। एक खूबी है बेटा एस फेज की, अगर डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा ही। अगर किसी डीएनए आपका डबल है तो वो आगे बढ़ेगा बेटा, प्रोसेस बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। अगर ये रेशो गड़बड़ हुआ तो सेल को डिवाइड करना होगा, तो सेल आगे बढ़ेगा। तो यहां पे कोई चेक पॉइंट नहीं है। फिर बेटा आपका G2 फेज में आ जाता है। अब G2 के बाद आपका दूसरा चेक पॉइंट आता है समवेयर इधर, एंड ऑफ द G2 फेज, और शुरुआत होती है जहां से कैरियोकाइनेसिस की।
और आई कैन से एम फेज की। यहां पे आपका दूसरा चेक पॉइंट आता है। सो नेक्स्ट चेक पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहां पे, G2M, that is the end of G2 phase। अब देखिए बेटा, जो जो चीजें यहां तक हुई हैं उसी को चेक करेगा। क्या डीएनए का रेप्लिकेशन सही हुआ है, उसको चेक करेगा। क्या सेंट्रोसोम डिवाइड हो गए, सेंट्रोसोम भी तो डबल होगा ना बेटा। डीएनए डबल हो रहा है तो डीएनए का जो पैकिंग प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन है, वो भी डबल होगा। सेंट्रोसोम डबल होंगे। हाँ, प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होते, बट अगर एनिमल में तो होते हैं, तो वहां पे ये चेक करेगा। देन बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन बना कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करेगा। सो यहां पे क्या क्या चीजें चेक होंगी, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, क्या ट्यूबुलिन प्रोटीन सही से बना है, क्या बेटा हमारा जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं एक सेंट्रोसोम में। मैं लिख दिया यहाँ पे, याद आया कि नहीं, सेल चैप्टर तो पढ़ चुके हो टर्म 1 में। सो एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। सो क्या दोनों सेंट्रियोल्स बन गए, तो ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे चेक हो जाएगी। अब सेल आगे बढ़ जाएगा और प्रोसीड करेगा कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में बेटा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फेज आता है, जहां पे एक्चुअली 2 न्यूक्लियस में मुझे बराबर बराबर डीएनए भेजना है कि नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हम डीएनए को डिवाइड क्यों कर रहे थे, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट क्यों कर रहे थे, डीएनए को डबल इसलिए कर रहे थे ताकि दोनों में बराबर बटे। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, एक डिप्लॉइड सेल बना रही हूं। डिप्लॉइड सेल में क्या होता है बेटा, पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, एक ये वाला है, एक ये, तो इसमें 2 क्रोमोसोम है। अगर मैं हैप्लॉइड सेल की बात करूंगी तो हैप्लॉइड सेल ऐसा होगा, उसमें सिंगल सिंगल होंगे 2 क्रोमोसोम, ठीक है। अब दोनों में ही देख लो, जब यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जब बेटा डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए। डिप्लॉइड सेल में भी तो ऐसे ही होएगा। डबल हो गया, लेकिन ऐसे ही थोड़ी पड़ा रहेगा, क्रोमैटिड बन गया। क्रोमोसोम तो डबल नहीं बोला मैं था, हमने क्या पढ़ा था, द डीएनए डबल्स, द क्रोमोसोम डज नॉट, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, डबल है क्योंकि डिप्लॉइड सेल है, तो 1 2 1 और 2। लेकिन क्रोमैटिड तो डबल हुआ, क्योंकि इसी से फिर वो बराबर करके दोनों सेल में बटेगा। ये बेटा जब 2 सेल बनाएगा, मान लीजिए ये 2 सेल बनाएगा, तो इसके पास बिल्कुल पेरेंट सेल जैसा इस तरीके से बन जाएगा। माइटोसिस की बात कर रहे हैं, मियोसिस की नहीं कर रहे। पेरेंट में भी 2 क्रोमोसोम, डॉटर सेल्स में भी 2 क्रोमोसोम। डबल के वक्त मैंने ऐसे बनाए थे, तो ये हुआ क्या होगा, ये हुआ क्या होगा, इनको मैंने अलग अलग किया होगा। भाई ऐसे है ना, ये मैंने उल्ट ऐसे खींच दिए होंगे, अलग कर दिए होंगे मैंने दोनों को। और ये एक चीज आगे आपकी होती है मेटाफेज में। ये चीज बेटा कहां पे होती है, मेटाफेज से होना शुरू होती है, उसके बाद फिर एनाफेज में ये अलग हो जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये पूरी चीज मैं आज ही की क्लास में आपको बताऊंगी कि क्या होता है मेटाफेज में और क्या होता है एम फेज में। यहां पे केवल हम चेक पॉइंट्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूं कि ये बेटा जब डीएनए डबल हुआ, क्रोमोसोम जब बना, तो वो एक्चुअली ऐसा बना होगा।
यही तो टूट के दोनों सेल में जाएगा, तभी तो बेटा दो डॉटर सेल ऐसे बन पाएंगे। तो ये चीज सही हो रही है कि नहीं, ये अलग अलग ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, ये मेरा चेक होगा तीसरे चेक पॉइंट पे। और उस तीसरे चेक पॉइंट का क्या नाम है, कहां पे होता है ये, एंड ऑफ मेटाफेज में होता है। यानी कि मैं इसको कह सकती हूं एंड ऑफ मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज आता है, तो मैं इसको मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट कह सकती हूं। यानी कि बेटा ये कहां पे है, ये इधर है तीसरा चेक पॉइंट। सो यहां पे ये देख रहा है, ये इनको दोनों को अलग स्पिंडल फाइबर करता है। तो ये देख रहा होता है क्या स्पिंडल फाइबर ठीक से बन गए, क्या वो क्रोमोसोम में जुड़ गया, क्या वो उसको अलग अलग कर पाया है। अलग अलग कर पाएगा तभी तो बराबर बराबर बटेगा, जो अलग ही नहीं होगा तो एक में तो ज्यादा चला जाएगा, एक में कम चला जाएगा। अलग अलग होंगे तभी तो बराबर बटेंगे। तो ये चीज यहां पे चेक होगी। सो यहां पे बेटा क्या देखता है, यहां पे इंश्योर कर रहा है सेल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। क्या डीएनए बराबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डीएनए बट रहा है, डीएनए डिवाइड हो रहा है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर। सो इसीलिए हमने कैरियोकाइनेसिस में चेक पॉइंट बनाया। अब इसके लिए स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ये पॉइंट अभी लिख लो, अभी आगे और समझ आएगा। क्या स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं सही से क्रोमोसोम के साथ, क्योंकि तभी वो अलग कर पाएगा उसको। तो ये इंश्योर करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। सो दीज आर द 3 चेक पॉइंट्स इन अ सेल साइकिल। प्लीज नोट दिस डाउन बेटा। चलिए अब बेटा यहां पे एक छोटा सा काम मुझे करना है आप लोगों के साथ। मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था एंड देखती हूं मैंने कितने बच्चों ने सॉल्व किया है। मुझे इस होमवर्क से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। छोटे छोटे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट इन दोनों क्वेश्चन से क्लियर होंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बेटा, अगर आपने ये होमवर्क किया है तो यहाँ पे अपने आंसर्स को टैली कीजिए एंड प्लीज आने वाली सभी क्लासेस में आपको हर टॉपिक पे हर क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दी होमवर्क। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या कह रहा है ये इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। प्लांट और एनिमल ग्रो कैसे करते रहते हैं। सो ग्रो करने के लिए सेल डिवाइड होना चाहिए, सेल एनलार्ज होना चाहिए, सेल डिफरेंशिएट होने चाहिए, यस और नो। सो कैसे कर पाते हैं, इसका तो सिंपल सा आंसर है सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन उनकी मदद करती है। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखिए यहाँ पे। डू ऑल सेल्स इन प्लांट्स डिवाइड ऑल द टाइम। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ द टिश्यूज। ये क्या रहा है कि क्या सारे सेल डिवाइड करते हैं प्लांट्स में। नो बेटा, सारे सेल डिवाइड नहीं करते, हमें इनकी लोकेशन भी बतानी है और एनिमल की भी बात कर रहा है। सो देखिए बड़ा सिंपल है। हमने बेटा छोटी क्लास में भी आप ये चीज पढ़ते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये तो बेटा डिवाइड करते हैं, लेकिन एक बार जब सेल्स परमानेंट बन जाएंगे तो वो डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ में आप पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यू फिर से डिवाइड होने लगते हैं, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक, इसीलिए उनको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। बट एक्चुअली दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड एंड परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड। ये हमें पता है कहाँ पे होते हैं परमानेंट टिश्यू, जैसे कि हमारे वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एनिमल्स की बात करूं तो बेटा एनिमल्स के अंदर भी जैसे न्यूरॉन्स हो गए,
ये तो आपके डिवाइड नहीं करते, ये तो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, डू ऑल एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? क्या एनिमल्स के पास भी ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं? सो इसका आंसर क्या सोचा है आपने? बेटा स्टेम सेल्स। याद कीजिए, आजकल तो ये सबको पता होना चाहिए। बच्चे क्या होता है ना कि अब जो हैं पेरेंट्स लोग डिलीवरी के समय स्टेम सेल्स बचा करके रखने लग गए हैं, उनकी प्रिजर्वेशन कराते हैं ताकि कभी कोई ऑर्गन फेलियर हो, कोई खराबी हो तो वो उस डिजीज़ में काम आ सके। स्टेम सेल्स बेटा बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह हैं जो हर टाइप में फॉर्म हो सकते हैं। जब एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो पहले शुरू से थोड़ी आँख, मुँह, नाक, हार्ट, लिवर सब बनने लग जाता है। धीरे धीरे सेल को पता होता है कि इसको इसमें बनना है, इसको इसमें बनना है, देन दे डिवाइड इवेंचुअली। तो स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं विच आर लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो इस वाले का आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टेम सेल्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डू यू हैव स्टडीड माइटोसिस एंड अनियन रूट टिप सेल? अब यहां पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आता है एग्जाम में। अनियन रूट टिप में सबसे अच्छी माइटोसिस दिखती है। इट इज दी बेस्ट, या आप बोले मोस्ट सुटेबल सेल टू ऑब्जर्व माइटोसिस। तो क्वेश्चन आता है कि माइटोसिस सबसे बढ़िया किसमें दिखती है? तो इट इज अनियन रूट टिप सेल्स, ठीक है। चलिए यहां से एक क्वेश्चन में नया बनाया। अब ये कह रहा है कि एक अनियन के पास 16 क्रोमोसोम है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट द G1 फेज, S फेज एंड आफ्टर M फेज? आफ्टर M फेज देखिए बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो बेटा 16 है, ठीक है। क्रोमोसोम 16 है। आपको पता है कि जीवन में 16 क्रोमोसोम रहेंगे, और मान लीजिए डीएनए अगर 2C है, क्योंकि यहाँ पे 2C डीएनए की भी बात की है आगे। मान लीजिए कि अनियन में क्रोमोसोम नंबर 16 है और डीएनए 2C है, तो जीवन फेज में तो डीएनए भी आपका 2C रहेगा और क्रोमोसोम भी आपका 16 ही रहेगा। जब बेटा हम एस फेज की बात करेंगे तो क्रोमोसोम डबल नहीं होता, केवल डीएनए डबल होता है। तो एस फेज के वक्त जो डीएनए है वो 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी 16 ही रहेगा। नाउ बेटा आफ्टर एम फेज क्या होगा? तो यहां पे बच्चों को डाउट आता है, मैम आफ्टर एम फेज का मतलब? बेटा एम फेज का मतलब है कि कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। इसका क्या मतलब है कि कैरियोकाइनेसिस तो यहां पे हो चुकी है, साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी होती है। लेकिन मान लीजिए अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, अगर इफ नो साइटोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस बेटा नहीं हुई, तो मैं यहां पे बता रही हूं, देखिए अगर यहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो उस टाइम बेटा डीएनए भी आपका डबल है और क्रोमोसोम भी 32 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, तो क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो एक ही सेल के अंदर कुछ इस तरीके का होगा, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। इफ देयर इज नो साइटोकाइनेसिस तो क्रोमोसोम यहाँ पे डबल है, डीएनए भी यहाँ पे डबल है। लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है, इफ साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है, यानी बेटा 2 सेल ऐसे हैं और दोनों के अपने अपने न्यूक्लियस, तो यहां पे फिर से डीएनए भी 2C होगा और क्रोमोसोम भी 16 होंगे। समझ गए मैंने क्या बोला?
शुरुआत में तो सेल डिवाइड होता है तो डीएनए डबल होता है, कर दिया। साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हुई, केवल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस यानी कि दोनों के अपने अपने डीएनए, अपने अपने क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम डबल है, डीएनए भी डबल है। लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस भी हो गई, दोनों सेल अलग अलग हो गए, तो हर सेल के अंदर, अलग अलग सेल के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम बिल्कुल वैसा होगा। अब क्वेश्चन को देखिए, आफ्टर एम फेज बेटा क्या होगा? एक्चुअली आफ्टर एम फेज क्रोमोसोम तो डबल हो जाते हैं ना। ऑल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट एट G1? तो डीएनए कंटेंट G1 में 2C, आफ्टर S में 4C और एट G2 में भी 4C। If the content is after MC is 2C, मतलब आफ्टर MC, देखिए बेटा हमने यही तो लिखा आफ्टर एम फेज। आफ्टर एम फेज में अगर मैं देखूंगी, ऐसा मैं यहां पे लाइन लिख देती हूं कि आफ्टर एम फेज में बेटा साइटोकाइनेसिस भी हो गई, कैरियोकाइनेसिस भी हो गई, तो वही 2C और 16 वाली कंडीशन होगी जो मैंने नीचे आपको दिखाई है। लेकिन इफ देयर इज नो साइटोकाइनेसिस तो ऐसी कंडीशन होगी। तो यहाँ पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो हम लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम माइटोसिस स्टार्ट करते हैं बेटा। एंड माइटोसिस इज वेरी सिंपल, बस आपको पहली बार में ध्यान से सुनना होगा, अच्छे से समझना होगा। सो माइटोसिस का मतलब बेटा हमने पहले लेक्चर में ही किया था, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, ऑसिस मतलब फॉर्मेशन, कोई थ्रेड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। सो ये बच्चे एक ऐसी सेल डिवीजन है जहां पे थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होती है, यानी बेटा यहां पे क्रोमोसोम भी बनते हैं और यहाँ पे आपके स्पिंडल भी बनते हैं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोजोम से भी बनती है। माइटोसिस बेटा हमेशा सोमैटिक सेल्स में ही होगी, सोमैटिक सेल्स में होगी यानी कि हमेशा उन सेल्स में होगी जो कि गैमीट नहीं बनाना है। अगर डिप्लॉइड सेल होगा तो 2 डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड होंगे, अगर हेप्लॉइड सेल होगा तो 2 डॉटर सेल्स भी हेप्लॉइड होंगे। तो बराबरी का डीएनए होता है, बराबरी का क्रोमोसोम होता है। सो इसीलिए बेटा इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। चलिए दूसरी चीज बेटा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसके साइंटिस्ट, तो ये जो टर्म माइटोसिस है, द टर्म इट वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, ठीक है बच्चे। देन एनिमल्स में किसी और ने देखा, प्लांट्स में किसी और ने माइटोसिस देखी। सो देखिए बेटा एनिमल्स में यहाँ पे स्टडी किया फ्लेमिंग ने और प्लांट्स में स्टडी किया स्ट्रासबर्गर ने। सो एनिमल्स ने एनिमल के अंदर डिस्कवर किया उसी ने जिसने इसका नाम दिया था, और प्लांट्स में बेटा इट वाज स्ट्रासबर्गर। दिस इज योर माइटोसिस का सीधा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो क्या होता है? कुछ नहीं, ये मेरा सेल है बेटा, सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बेटा क्रोमैटिन है, ये सेल ठीक अपने ही जैसा दो डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक अपने जैसा। अगर इसके 46 क्रोमोसोम होंगे
तो इसके भी 46 होंगे, इसके भी 46 होंगे। ठीक है, चलिए अब माइटोसिस 2 फेजेस में होती है। माइटोसिस के 2 फेजेस हैं। एक बच्चे साइटोकाइनेसिस और दूसरी कैरियोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी यहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, पहले ये होगा, फिर बेटा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और आपके 2 सेल डिवाइड होंगे। तो कैरियोकाइनेसिस के वक्त मान लीजिए ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, तो ये बेटा कैसा हो चुका है, इसमें 2 न्यूक्लियस आ गए, ये कैरियोकाइनेसिस हो गई। अभी उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, और जब साइटोकाइनेसिस होगी तब ऐसे 2 सेल दिखेंगे, उसको हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। बेटा एनिमल प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस भी अलग होती है और कैरियोकाइनेसिस भी अलग होती है। कैसे अलग होती है, यहाँ देखिए, वेरी सिंपल। इन केस ऑफ एनिमल्स, मैं आपको साइटोकाइनेसिस जब टॉपिक करेंगे तब भी बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंस कराऊंगी। ये जो क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ बेटा, दीज आर वेरी स्पेशल क्लासेस। यहाँ पे मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें बता रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। कैरियोकाइनेसिस एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग है। एनिमल्स के अंदर बेटा अगर आपने सेल चैप्टर में पढ़ा हो तो सेंट्रोसोम्स होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होते। अगर मैं सेंट्रोसोम की बात करूं तो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। सेंट्रोसोम यानी कि 2 सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम बेटा यहां पे अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन बनाता है। ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है, स्पिंडल विच इज मेड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तभी तो बेटा G2 फेज पे ट्यूब्यूलिन बनता है। ये ही क्रोमैटिड्स को अलग करती है। इस तरीके से अगर कुछ है, दिस इज दी सेंट्रोमियर, ये बेटा सेंट्रोमियर है, और ये क्या है, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं ना, सिस्टर क्रोमैटिड। अब यहां पे बेटा इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ब्लू। यहां पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, जो आप एक्चुअली में पढ़ चुके हैं बट भूल गए हैं तो याद कीजिए बेटा, क्योंकि ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये होता है काइनेटोकोर, और यहीं से स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। स्पिंडल अटैचमेंट काइनेटोकोर में होती है। तो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है। ये स्पिंडल आया, ये इससे जुड़ता है, और ये स्पिंडल इसको ऑपोजिट साइड में खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं स्पिंडल। तो ये कैसा होगा, ये दोनों आपस में से अलग हो जाएंगे। ये स्पिंडल जब इसको इधर खींचेगी
तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, एक सेल में चला जाएगा, एक दूसरे सेल में चला जाएगा। न्यूक्लियस में अगर 46 क्रोमोसोम है, 46 डबल हो चुके हैं, 46 इस तरीके के हो गए हैं, तो उसको हमें ऐसे करना है ताकि ऐसे ऐसे दोनों में चले जाए। ये काम स्पिंडल फाइबर करता है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर में अटैच होता है, तो यानी कि स्पिंडल फाइबर बहुत ज़रूरी है। अब हमने कहा कि प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम होते ही नहीं है। प्लांट सेल में तो आपके सेंट्रोसोम होते ही नहीं है, तो क्या स्पिंडल फाइबर भी नहीं होगा? होगा। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर होते हैं, but it is not formed by centrosome because they do not have centrosome. It is produced by microtubule generator. ये किससे बनते हैं? It is produced by microtubule generators. They do not have centrosomes. ठीक है। अब ये बेटा सेंट्रोसोम कुछ इस तरीके के हैं, ये 2 सेंट्रियोल हो गए, तो इनमें से बेटा ऐसे स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। ठीक है, ये 2 सेंट्रियोल, ये स्पिंडल, तो ये ऐसा एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन ये प्लांट में नहीं होता, ये केवल एनिमल में होता है स्टार लाइक। इसीलिए जो कैरियोकाइनेसिस है इन केस ऑफ एनिमल्स, उनको हम एस्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रल। क्यों? दोबारा सुनिए। सेंट्रियोल होंगे, उसमें से स्पिंडल निकल रहे हैं, स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो एनिमल्स में बेटा इसको हम एस्ट्रल कहते हैं। और क्योंकि ऐसे 2 होते हैं ऑपोजिट साइड में, तो इसको हम एम्फी एस्ट्रल कहते हैं। 2 at poles only in animals. ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे 2 साइड, एक इस साइड एक इस साइड, स्टार जैसे, तो एम्फी मतलब ऑपोजिट है, एम्फी एस्ट्रल कहेंगे। प्लांट्स में तो सेंट्रियोल है ही नहीं, तो कोई एस्टर तो बन ही नहीं रहा, स्पिंडल बन रहे हैं लेकिन कोई स्टार लाइक स्ट्रक्चर तो बन नहीं रहा, तो ये बेटा एन एस्ट्रल कैरियोकाइनेसिस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिमल्स में एम्फी एस्ट्रल साइटोकाइनेसिस होती है और प्लांट्स में एन एस्ट्रल कैरियोकाइनेसिस होती है। प्लीज नोट दिस डाउन बेटा। And now we will see कि कैरियोकाइनेसिस का एक एक स्टेप कैसा होता है। तो इट इज वेरी सिंपल। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में बटी हुई है। एक जिसे कहते हैं प्रोफेज, देन वी हैव द मेटाफेज, देन वी हैव द एनाफेज एंड फाइनली वी हैव द टेलोफेज। सो देखिए बेटा, इंटरफेज में आपको पता है कि सेंट्रियोल तो आपके डबल हो गए और यहां पे ये क्रोमैटिन की तरह पड़ा है। डबल है लेकिन ये क्रोमैटिन की तरह पड़ा है। सबसे पहले आपका प्रोफेज आता है जहां पे आपका ये क्रोमोसोम बनने लगता है। तो वैसे तो मैं आपको एस फेज में डबल करके समझाने के लिए बता रही थी, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम वाले प्रोफेज में बनते हैं, नॉट इन इंटरफेज। क्या बोल रही हूं कि मैं जो आपको बेटा ये चीज समझा रही थी कि रेप्लिकेशन के बाद ऐसे क्रोमोसोम दिखते हैं, ये एस फेज में थोड़े दिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम आपके प्रोफेज में बनते हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज आपने और देखी कि जो सेंट्रियोल यहां पे जो डबल होगा, ये बेटा ऑपोजिट साइड पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है मेटाफेज। यहां पे ये सेंट्रियोल पूरी तरीके से ऑपोजिट साइड में चले गए और सारे के सारे क्रोमोसोम
बीच प्लेट में आ गए, इसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। इसी डायग्राम में आधा समझ आ जाएगा, फिर बस लिखना है। पहले तो क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम बने तो बेटा सेंट्रोसोम भी आपके डबल थे, ये मूव कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। एक और चीज बेटा, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, सेंट्रोसोम तो बाहर है, सेंट्रोसोम स्पिंडल बनाएगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाले क्रोमोसोम से जुड़ेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी तो हटना होगा, मैं लिखवाऊंगी, सब बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूं। यहां पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिख रहा, तभी तो बेटा सेंट्रोसोम स्पिंडल बनाया और ये स्पिंडल सारे क्रोमोसोम पे अटैच हो गया। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर से अटैच हो गए स्पिंडल फाइबर्स, ये उन्हें खींच रहा है और खींचने के बाद ये बेटा आपके क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल में चले गए। अब आपका क्या हुआ, यहां पे पहली बार क्रोमोसोम डबल हुआ। अब तक क्रोमोसोम डबल नहीं था, यहां पे भी अगर 46 क्रोमोसोम है, यहां पे भी 46 था, यहां पे भी अगर 46 है, तो यहां पे बेटा सबसे पहले 92 हुए। क्यों? क्योंकि वो अलग हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 8। यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पे तो नहीं गिन सकते, इंटरफेज में क्रोमोसोम बना ही नहीं। प्रोफेज में क्रोमोसोम बने, 4 थे, चारों एक लाइन में आ गए, चारों को अलग कर दिया, टोटल 8 हो गए। 4 इसमें चले गए, 4 इसमें चले गए। ये टेलोफेज में होता है। अभी सेल डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है साइटोप्लाज्म, इसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस, जहां पे ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, विच वी विल स्टडी इन द लेटर लेक्चर। सो चलिए बेटा इस एक एक चारों स्टेप को देखते हैं, यहां पे क्या होता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो दिखाऊंगी जहां पे ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बट बेटा उसके लिए जो आज मैं क्लास में पढ़ाऊं, आप वो नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ करके आएंगे, प्रॉमिस करना है आपको ये। एंड नाउ सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज। देखिए बेटा प्रोफेज में यहां पे पहले मैं पॉइंट लिखूंगी और समझाते समझाते आप मेरे साथ लिखेंगे, फिर हम उसको डायग्राम में देखेंगे। पहले तो ये क्रोमैटिन था ना, थ्रेड की तरह था, अब तो उसको बटना है। बेटा एक धागा है, ऊन दे दूं, मैं ऊन आपको ऐसे फेंक दूं तो आप उसको बराबर बराबर बांट पाओगे? आप कैसे बांटोगे? आप उसे खोल के बराबर बराबर गोले में करोगे, 2 बराबर गोले बांटोगे, कुछ ऐसे बांटोगे, तरीके से बांटोगे ना। पेपर में आपको दूंगी, किताब को मैं दूंगी तो उसे 2 फाड़ के थोड़ी दे दूंगी, मैं उसकी फोटो कॉपी करा करके एक उसको दूंगी, एक इसको दूंगी, तरीके से तो बांटूंगी ना बेटा। क्रोमैटिन थ्रेड की तरह पड़ा है, मैं उसको बांट तो नहीं सकती 2 में बराबर, तो मुझे उसको बराबर बांटने के लिए क्या करना होगा? क्रोमोसोम में बदलना होगा। तो यहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होती है, यानी कि बेटा यहां पे क्रोमोसोम बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बनते। अगर आप देखेंगे ये धागे धागे जैसे धीरे धीरे बन रहे हैं, फिर थोड़े से ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, मतलब शुरुआती में प्रोफेज के लास्ट में ये काफी हद तक क्रोमोसोम बन गया। अगला स्टेप बेटा, जो सेंट्रोसोम थे दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रोसोम बेटा अगर एक यहां पे है तो दूसरा इससे दूर जाने लगेगा, ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि इनको एक दूसरे के आमने सामने आना है। डायग्राम में दिखा रही हूं। सो इट इज स्टार्ट मूविंग टू दी ऑपोजिट पोल्स। देन बेटा
स्पिंडल स्टार्ट जॉइनिंग टू द क्रोमोसोम, लेकिन पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगती है और उनको बेटा अब ज्वाइन करना है क्रोमोसोम के साथ ताकि वो उसे खींच सके, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम बाहर है, क्रोमोसोम अंदर है और बीच में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना होगा, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगती है। एकदम शुरुआत में नहीं होता बच्चे, ये लेट प्रोफेज में होता है। देखिए ये पूरी बनी है, ये टूटने लगी है, डिसइंटीग्रेशन होने लगी है। इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज, क्योंकि कोई चीज अब डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। न्यूक्लियोलस, ये स्टब भी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अ प्रोफेज। तो प्रोफेज में मान लीजिए कि ये सेल है, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा डिसइंटीग्रेट होने लगी है। सेंट्रोसोम बेटा ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, क्रोमोसोम थोड़े थोड़े बनने लगे हैं। तो मैं एक ही पेयर बना रही हूं, एक ही क्रोमोसोम है। तो यहां पे क्रोमोसोम नंबर इज 1। ये एक डिप्लॉइड सेल है बेटा, डिप्लॉइड सेल में पेयर में होते हैं, एक ये एक ये, तो मैंने एक ही बनाया है। ठीक है, इस तरीके से बना। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे हुआ। अब इसको इससे अटैच होना है तो ये डिसइंटीग्रेट होगा ना, इसको नोट डाउन करें। द नेक्स्ट वी हैव इज द मेटाफेज। अब मेटाफेज में बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहां पे क्रोमोसोम बहुत खूबसूरत बन गए, प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी? यहां पे प्रॉपर डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। कितने सुंदर क्रोमोसोम दिख रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल गायब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियोलस गायब है, सेंट्रोसोम बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे है, बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे है। स्पिंडल अटैच हो रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हट गया, तो स्पिंडल अटैच होएगा टू दी काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, और सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे पड़े हैं। कहां पे है? एट इक्वेटोरियल प्लेट। सो देखिए बेटा कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे ये भी देखना, ये मेरा सेल है। अगर आप बनाएंगे एक डायग्राम तो ऐसा बनाएंगे। ये सेंट्रोसोम ऑपोजिट पहुंच चुके हैं, इनमें से स्पिंडल निकल चुके हैं। हम 2 क्रोमोसोम के साथ खेल रहे थे ना, तो ये 2 क्रोमोसोम बहुत सुंदर लग रहे हैं अब, और ये ऑपोजिट मेटाफेज प्लेट में आ गए। ये बेटा अगर इनका काइनेटोकोर है, लेट्स सपोज ये इनका काइनेटोकोर होगा, तो इनसे स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके होंगे। इस तरीके से होगा। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोलस नहीं है। एक क्वेश्चन आता है बेटा यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज द बेस्ट स्टेज टू सी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बेस्ट स्ट्रक्चर आपको मेटाफेज में दिखते हैं। यहां पे भी क्रोमोसोम कितने हैं? 2 ही हैं, 2 ही हैं। 2 से ही शुरुआत की थी, अभी भी 2 ही हैं। ठीक है, चलिए
ये हो गया बेटा। एंड नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज द एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, ये अलग अलग होंगे, अलग अलग हो गए। सो देखिए बेटा, लेट अस राइट द पॉइंट फर्स्ट। सबसे पहला, स्पिंडल शॉर्टन होने लगेगा, इट विल पुल द क्रोमैटिड एट द ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल में ये खींचने लगेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए एंड क्रोमोसोम डबल्ड। देखिए भाई क्या कहानी हुई, इस तरीके का हो गया सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये आपके यहाँ पे सेंट्रियोल थे बेटा, ये इनमें से यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से अब अलग अलग कर दिया। ये खींच रहे थे इनको और ये खिंच गए तो ये यहाँ पे चले गए। दो ही बनाए थे ना हमने, तो हम दो की ही बात करेंगे। ये ठीक है। अब ये मत सोचना मैम आपने सारे स्पिंडल को तो जोड़ा नहीं है बेटा, कुछ कुछ जोड़े भी होते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होते। इस तरीके से ये अलग हो गए। अब इन दोनों के सेंट्रोमियर अलग है। अब ये बेटा कितने क्रोमोसोम हो गए, ये दो नहीं हो गए। देखिए शुरुआत से देखते हैं। एक क्रोमोसोम था, मतलब वैसे तो 1 और 2 है, लेकिन अगर डिप्लॉइड सेल की बात करूं तो 1 पेयर। अच्छा मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1 पेयर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे भी बेटा यही है, 1 पेयर इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4। अब पेयर नहीं हुए हैं तो मैं इसको पेयर नहीं लिख रही, लेकिन मुझे यहाँ पे टोटल 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो यानी कि मेरे बाद में ये 2 पेयर बना लेंगे। 4 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो सारे बताऊंगी। जैसे मेटाफेज में सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर दिखते हैं, एनाफेज में सबसे बेहतरीन शेप दिखती है। शेप यहां पे बेस्ट दिखती है, शेप ऑफ क्रोमोसोम। कैसे, देखिए बेटा, बच्चे आपको याद है सेल चैप्टर में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ा था। ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, इसको हम मेटासेंट्रिक कहते थे। फिर ऐसे जो कि थोड़ा बीच में से ऊपर है, इसको हम सब मेटासेंट्रिक कहते थे। फिर बेटा ऐसे जो काफी ऊपर है, इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते थे। फिर बेटा ऐसे जिसमें सेंट्रोमियर इधर है, इसको हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते थे। यस और नो, ये हमने पढ़ा था। इसको हम टीलोसेंट्रिक कहते थे। तो जब ऐसे क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे तो कैसे लगेंगे? मान लीजिए ये स्पिंडल इसको इधर खींच रहा है, ये स्पिंडल इसको इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे अलग होंगे। तो ये वी शेप का दिख रहा है। मान लो इसको अलग किया, इसको अलग किया तो ये ऐसे दिख रहा है। तो ये एल शेप का दिख रहा है। इसको अलग किया तो ये छोटू सा ऐसे हो रहा है। तो ये जे शेप का दिख रहा है। इसको अलग किया तो ये ऐसा दिख रहा है, ये आई शेप का दिख रहा है। तो यहाँ पे शेप और क्रोमोसोम बेस्ट दिखती है। ठीक है बेटा, चलिए ये यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे बात करेंगे फाइनली द लास्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज द टीलोफेज। तो ये दो अलग अलग बन गए भाई न्यूक्लियस। तो देखिए बेटा, पहले इसके पॉइंट्स लिखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियोलस सारे ऑर्गेनेलीज, ER, गोल्जी बॉडीज, ये बेटा सब रीअपियर होने लगती हैं। सेंट्रोसोम बिल्कुल ऑपोजिट है भाई, अपने अपने साइड डिवाइड हो जाएंगे। आपका जो बेटा क्रोमोसोम था वो फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा, फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा। और बेटा यहां पे स्पिंडल लॉस्ट हो जाएंगे और बचे साइटोकाइनेसिस की शुरुआत हो गई। अब देखिए कैसे हुआ। तो साइटोकाइनेसिस की शुरुआत हो गई, तभी तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, बीच में से ऐसा हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, इसका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। इसका सेंट्रोसोम इधर है, इसका सेंट्रोसोम इधर है, इसके पास अपने ऑर्गेनेलीज, इसके पास अपने ऑर्गेनेलीज। ये दोनों ऑपोजिट चले गए थे ना, तो ये बेटा ये ऑपोजिट चले गए थे ना, क्या है नहीं यहाँ पे 1 पेयर और 2, 1 पेयर और 2, लेकिन ये फिर से क्रोमैटिन की फॉर्म में हो जाएगा। खत्म कहानी। सो यहां पे मैंने देखा कि क्रोमोसोम डबल हुआ, यहां पे भी बेटा क्रोमोसोम अभी डबल ही है, यानी यहां पे भी 2 पेयर हैं, एक पेयर इसमें होगा, एक पेयर इसमें होगा। डीएनए अभी भी डबल ही है, 2C इसमें होगा, 2C इसमें होगा। जब फाइनली 2 सेल अलग अलग होंगे तो फिर से पेरेंट्स की तरह ये सेल बन जाएंगे। सो इजी बेटा, दिस वॉज वेरी इजी। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। अब आप क्या करेंगे, अपनी किताब को पढ़ेंगे। प्रॉमिस कीजिए बेटा मेरे से कि नाउ यू विल रीड योर एनसीईआरटी एंड ट्रस्ट मी, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आएगी। सो नाउ इस क्लास को अभी हम यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम बेटा इसे कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी रीड कीजिए। कोई डाउट हो तो इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जरूर उसे आंसर करूंगी। एंड नाउ बेटा, आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको यहाँ पे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।